ये बात है साल 1537 की। बिहार के चौसा में मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी की सेनाएं आमने सामने थीं। दोनों में जंग शुरू होने वाली थी, लेकिन लड़ाई से एक दिन पहले हुमायूं ने शेर शाह के पास एक मैसेंजर भेजा जिसका नाम था मोहम्मद अजीज। अजीज जब शेर शाह के कैंप में पहुंचा तो वहां का नजारा देख वो दंग रह गया। हिस्टोरियन अब्दुल कादिर बदायूं ने अपनी किताब तक़्ब-उत-तारीख में लिखते हैं कि उसने देखा कि कड़ी धूप में कुल्हाड़ी लेकर शेर शाह एक पेड़ काट रहा था। अजीज को देख वो जमीन पर बैठ गए और वहीं पर बैठे बैठे हुमायूं का संदेशा सुना, जिसमें लिखा था कि बंगाल और बिहार शेर शाह को दे दिए जाएंगे, लेकिन सल्तनत मुगलों की ही रहेगी। इतिहास बताता है कि शेर शाह की आर्मी हुमायूं की आर्मी से बहुत छोटी थी, इसीलिए उस वक्त उन्होंने हुमायूं का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ वक्त बाद दोनों फिर जंगे मैदान में उतरे और इस बार मुकाबला हुआ कन्नौज में। 17 मई 1540 कन्नौज में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। शेर शाह की आर्मी में महज 15,000 सैनिक थे, जबकि हुमायूं के पास 40,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स थे। माने हुमायूं की जीत पक्की लग रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसके अपने सैनिकों ने उसकी कमांड मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए हुमायूं को जंगे मैदान से भागना पड़ा और बिना एक भी सैनिक खोए शेर शाह ये जंग जीत गए। अब हुमायूं जान बचाकर जैसे तैसे आगरा पहुंचा। तभी उसे खबर मिली कि शेर शाह के अफगानी सरदार उसका पीछा कर रहे हैं। ऐसे में उसने अपनी बेगमों को साथ लिया और खजाने से कुछ पैसे लेकर मेवात के रास्ते लाहौर निकल गया। लेकिन अफगान सरदार यहाँ भी पहुंच गए, जिससे दुखी होकर हुमायूं ने शेर शाह को एक लेटर में लिखा कि मैंने आपके लिए पूरा हिंदुस्तान छोड़ दिया है, कम से कम मुझे लाहौर में तो रहने दीजिए। जिसके जवाब में शेर शाह ने लिखा कि मैंने तुम्हारे लिए काबुल छोड़ रखा है, तुम वहां क्यों नहीं चले जाते। इसके बाद हुमायूं लाहौर से निकल गया, लेकिन वो काफी हताश था। उसने जोधपुर किंग मालदेव से मदद की गुजारिश की, लेकिन मालदेव के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। दरअसल मालदेव हुमायूं को पकड़कर शेर शाह के हवाले करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हुमायूं को जोधपुर बुला लिया। लेकिन मालदेव के एक दरबारी ने उनकी ये प्लानिंग हुमायूं को बता दी, जिसके बाद हुमायूं रातों रात जोधपुर छोड़कर सिंध की तरफ निकल गया। अब थका हारा हुमायूं काबुल जा रहा था। कुछ दिन चलने के बाद रास्ते में उसने एक किला देखा। किला देखकर उसने वहां के राजा से शरण मांगी और हुमायूं को खस्ता हाल देख राजा ने शरण दे भी दी। इतिहास बताता है कि यह किला था अमरकोट का, जहां के किंग थे राणा प्रसाद। राणा प्रसाद एक राजपूत थे और उनका मानना था कि शरण में आए हुए दुश्मन की भी रक्षा करना राजपूतों का धर्म है। इसीलिए उन्होंने अमरकोट में हुमायूं को शरण दी और यहीं से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कहते हैं कि हुमायूं और राणा प्रसाद ने मिलकर सिंध के किंग मिर्जा शाह हसीन को हराया और इसी दौरान 1542 में हुमायूं की बेगम हामिदा बानो ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा पाकर हुमायूं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने अपने बेटे का नाम रखा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इस तरह 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में एक हिंदू राजा के घर अकबर पैदा हुआ और आगे चलकर उसने अमरकोट पर रूल भी किया। हालांकि अंग्रेजों के जमाने में अमरकोट एक रियासत न होकर एक स्टेट यानी कि एक जागीर था। यहाँ की 75% पॉपुलेशन और यहाँ के राणा हिंदू थे, लेकिन फिर भी अमरकोट भारत के बजाय पाकिस्तान में क्यों मिल गया? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा एक कहानी से। दरअसल हुआ यूं कि 1946 में जब ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शन हुए, तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों तरफ के नेता अमरकोट के राणा से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपने अपने टिकट पर राणा को इलेक्शन लड़ने का ऑफर दिया और सबको लग रहा था कि हिंदू होने के कारण राणा कांग्रेस की तरफ से ही लड़ेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली राणा ने मुस्लिम लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ा ताकि अपने बेस्ट फ्रेंड मोहम्मद अली जिन्ना को वो खुश कर सकें। इतना ही नहीं, 1947 में उन्होंने अमरकोट को पाकिस्तान में मिला दिया और फिर वहां के जाने माने नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई, जिसे पाकिस्तान के लोग पीपीपी के नाम से जानते हैं। आज पीपीपी पाकिस्तान की लीडिंग पार्टी है, लेकिन अमरकोट के राणा का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। ऐसे में सवाल ये आता है कि कहां गए अमरकोट के राजे रजवाड़े आज? क्या हुआ पाकिस्तान में गए अमरकोट के राणा के साथ? क्यों उन्होंने भारत के बजाय पाकिस्तान को ज्वाइन किया? और क्या है आज अमरकोट के हिंदुओं का हाल?
इन सभी सवालों का जवाब छिपा है अमरकोट के इतिहास की गहराइयों में, जिन्हें जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोगों के पॉडकास्ट। दोस्तों, मेरी एक कोशिश रहती है कि मेरे हर पॉडकास्ट में आपको नई नई दिलचस्प कहानियां सुनने को मिले, इसलिए आप इन पॉडकास्ट को जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि कौन सा पॉडकास्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं और अमरकोट की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में बसा है उमरकोट। पाकिस्तानी हिस्टोरियन मानते हैं कि इसे उमर सुमरों ने बसाया था, इसीलिए इसका नाम उमरकोट पड़ा। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि उमरकोट का असली नाम अमरकोट था, जिसे सोढ़ा राजपूत अमर सिंह ने बसाया था। सोढ़ा परमार राजपूतों की एक ब्रांच थे जो मध्य प्रदेश के मालवा और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के गंगानगर और सूरतगढ़ पर रूल किया करते थे। इसी वजह से इस पूरे इलाके को सोढ़ावती कहा जाता था। सोढ़ा राजपूतों की कहानी शुरू होती है साल 1125 से, जब राव सोढ़ा जी ने रातोकोट पर कब्जा किया और यहाँ के राजा बने। उन्होंने अपने नाम के आगे राणा लगाना शुरू किया और धीरे धीरे ये ही सोढ़ा किंग्स का टाइटल बन गया। सोढ़ा राजपूतों ने अमरकोट को कैसे जीता, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है जो शुरू होती है तब जब यहाँ राणा राजदेव का रूल था। कहते हैं कि राणा राजदेव अमरकोट को जीतने के लिए बेकरार थे, इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया और एक रात को अपने 2 जासूस अमरकोट भेजे। इन जासूसों ने अमरकोट की एक एक डिटेल पता की और सारी जानकारी लेकर राणा के पास पहुंचे। राणा ने इनके साथ मिलकर अमरकोट पर हमले का प्लान बनाया और एक दिन अचानक यहाँ अटैक कर दिया। कहते हैं कि उन दिनों अमरकोट पर खिनहारों सुमरों का राज था, जो अचानक हुए इस हमले का सामना नहीं कर पाया। सुमरों को हराकर राणा ने अमरकोट को कैप्चर कर लिया और यहीं से अमरकोट पर सोढ़ा राजपूतों का राज हो गया। राणा अमर सिंह सोढ़ा ने यहाँ एक आइकॉनिक फोर्ट बनवाया। दोस्तों, हिस्ट्री कहती है कि अमरकोट मारवाड़ और मेहरान वैली के बीच एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर बसा था। थार के रास्ते जाने वाले ट्रेडर्स यहीं से होकर गुजरते थे, इसीलिए इसे गेटवे ऑफ थार भी कहा जाता था। थार डेजर्ट ही अमरकोट और राजस्थान को जोड़ता था, जिसे अमरकोट में ठाठ और यहाँ के लोगों को ठाटे कहा जाता था। ये लोग धाटकी लैंग्वेज बोलते थे, जो मारवाड़ी से काफी मिलती जुलती थी। ट्रेड रूट पर होने के कारण अमरकोट को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था, इसीलिए यहाँ के राणा पैसे वाले थे। आसपास के राजपूत राजाओं से भी इनकी अच्छी बनती थी। ऐसे में ये एक समृद्ध स्टेट था, जो कि तब भी इंडिपेंडेंट था जब दिल्ली पर मुगल बादशाह हुमायूं का राज हुआ करता था। अमरकोट के राजा शक्तिशाली थे और राजपूत होने के कारण वो दुश्मनों को भी शरण देते थे। इसीलिए जब शेरशाह के डर से भागता हुआ हुमायूं अमरकोट आया तो अमरकोट के राणा ने उसे यहाँ शेल्टर दी। यहीं पर उसकी बेगम ने अकबर को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस दिन अकबर पैदा हुआ उस दिन हुमायूं ने खुश होकर अपने साथियों में मुश्कनाफा बांटा। मुश्कनाफा हिरण की नाभि से निकलता है, जिसे हिंदी में हम कस्तूरी भी कहते हैं। आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इसमें इश्क है प्यार और मुश्क है कस्तूरी की खुशबू। कहते हैं कि इसी खुशबू ने पूरे दरबार को महका दिया। तब हुमायूं ने कहा कि जिस तरह से ये खुशबू फैल रही है, उसी तरह ये बच्चा एक दिन पूरी दुनिया में मशहूर होगा। हुमायूं की बात सच भी हुई और महज 13 साल की उम्र में अकबर बादशाह बन गया। वो बेहद पावरफुल था। उसने भारत के ज्यादातर हिस्सों को जीत लिया और 1590 में अमरकोट को भी मुगल एम्पायर में मिला लिया। हालांकि अकबर ने जीवन भर हिंदू धर्म का सम्मान किया, क्योंकि उसका जन्म एक हिंदू राजा के यहाँ हुआ था। लेकिन औरंगजेब ने हिंदुओं पर खूब जुल्म ढाए, जिस वजह से उसके आखिरी वक्त में मुगल एम्पायर बिखर गया और इसके अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग राजाओं का रूल हो गया। तब अमरकोट को जीता जोधपुर ने। अब जोधपुर और अमरकोट के स्टेटस में कितना फर्क था, इसका किस्सा हम आपको सुनाते हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ यूं कि 1843 में ब्रिटिशर्स ने जोधपुर पर टैक्स बढ़ा दिया, जिसे कम करवाने के लिए जोधपुर किंग ने अमरकोट फोर्ट अंग्रेजों को दे दिया। इससे उनके टैक्स में 10,000 रुपए कम हो गए और ये फोर्ट ब्रिटिशर्स के पास चला गया।
कहते हैं कि तब अमरकोट के राणा को किला छोड़कर 12 किलोमीटर दूर एक मकान में शिफ्ट होना पड़ा, जिसे रावल कहा जाता था। माने अब राजा के पास अपना महल तक नहीं बचा था। हिस्ट्री बताती है कि इस सौदे ने अमरकोट की वैल्यू डाउन कर दी और अंग्रेजों ने इसे रियासत बनाने के बजाय एक स्टेट यानी कि जागीर बना दिया। लेकिन इसके बाद अमरकोट में शांति रही और यहाँ के राणा आराम से रूल करते रहे। हालांकि उन्हें अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था, जिसे अंग्रेज धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे। कहते हैं कि 1846 आते आते ये टैक्स इतना बढ़ गया कि अमरकोट के लिए इसे चुकाना मुश्किल हो गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में अंग्रेज सोच भी नहीं सकते थे। हुआ यूं कि 1847 में राणा रतन सिंह अमरकोट के राजा बने। तब ब्रिटिशर्स ने यहाँ एक गवर्नर अपॉइंट कर रखा था, जो टैक्स कलेक्शन को लेकर राणा को बार बार नीचा दिखाता था। एक दिन इसी वजह से दोनों में झड़प हो गई और राणा ने अपनी तलवार से ब्रिटिश गवर्नर की हत्या कर दी, जिसके बाद उन पर राजद्रोह का केस चला और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। इस फांसी को मिसाल के तौर पर पेश करने के लिए अंग्रेजों ने अमरकोट फोर्ट के टॉप पर एक फंदा बनवाया। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि अमरकोट के लोग इस फांसी को साफ साफ देख पाएं, ताकि उनमें अंग्रेजों का खौफ बरकरार रहे। इधर दूसरे राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों को समझाया कि अगर राणा रतन सिंह को फांसी हुई तो जनता में विद्रोह भड़क उठेगा। तब अंग्रेजों ने फांसी रोकने के ऑर्डर जारी किए, लेकिन यहाँ पर पोस्टमास्टर ने खेल कर दिया। वो किले तक ऑर्डर लेकर गया ही नहीं। कहते हैं कि पोस्टमास्टर राणा रतन सिंह को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने जानबूझकर ऑर्डर पहुंचाने में देरी की। इसी वजह से राणा को फांसी पर चढ़ा दिया गया और कोई कुछ नहीं कर सका। हालांकि जब राणा रतन सिंह को फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने अपने हाथ खुलवा लिए और फिर उन्होंने मूंछों को ताव दिया और चिल्लाकर कहा कि अब मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। वो बिल्कुल हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, ताकि अंग्रेजों को यह दिखा सके कि राजपूतों को फांसी का डर नहीं लगता। कहते हैं कि जब उन्हें फांसी दी गई तो बाहर खड़े उनके घोड़े ने ये नजारा देख लिया। अपने मालिक को बचाने के लिए उसने जोर से छलांग लगाई, लेकिन उसका एक पांव दीवार से टकराकर रह गया। वो निशान आज भी अमरकोट के किले की दीवार पर मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इस फांसी के बाद अमरकोट और अंग्रेजों के रिश्ते में तल्खियां आ गई, लेकिन बाद में ये फिर दोस्त बन गए और 1947 तक अमरकोट अंग्रेजों के अंडर रहा। कहते हैं कि उस वक्त तक अमरकोट की 75% पॉपुलेशन हिंदू थी। ऐसे में सबको यकीन था कि अमरकोट इंडिया को ही ज्वाइन करेगा। लेकिन ये स्टेट पाकिस्तान में कैसे गया, इसकी कहानी बड़ी अजीब है। हुआ यूं कि 1947 में अमरकोट के राणा थे अर्जुन सिंह, जो मुस्लिम लीग के करीबी थे और मोहम्मद अली जिन्ना के पक्के दोस्त थे। इतने कि एक साल पहले यानी कि 1946 में जब ब्रिटिश इंडिया में जनरल इलेक्शन हुए, तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही राणा को अपने अपने टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऑफर दिया था। सरप्राइजिंगली राणा ने मुस्लिम लीग का ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया और कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया। कहते हैं कि तब दूसरे राजपूत राजाओं ने उन्हें समझाया था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन राणा थे कि मानने को तैयार नहीं। ऊपर से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जमकर कैंपेन किया। कहते हैं कि उन्हें टक्कर देने के लिए नेहरू को खुद अमरकोट आना पड़ा और उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट के फेवर में प्रचार किया। कहते हैं कि इस चुनाव के बाद से ही राणा और नेहरू में तल्खियां आ गई। बावजूद इसके नेहरू ने उन्हें इंडिया ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन राणा ने पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, जिसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया कि अमरकोट चारों तरफ से पाकिस्तान से घिरा है, इसलिए वो इसकी ज्योग्राफी के खिलाफ नहीं जा सकते। वो कहते थे कि थाट सिंध का पार्ट है और हमारा और सिंध का कल्चर भी एक ही है। अगर सिंध पाकिस्तान में जाएगा तो अमरकोट को भी पाकिस्तान ज्वाइन करना होगा। उन्होंने ऐसा किया भी और अमरकोट को पाकिस्तान में मिला दिया। इधर एक गलती ब्रिटिशर्स ने भी की और बिना कुछ सोचे समझे पूरा सिंध पाकिस्तान को दे दिया। इसी के साथ अमरकोट और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा वहां के हिंदुओं को। सोचिए, एक हिंदू रियासत का पाकिस्तान में जाना, वो देश जहां मुस्लिम हिंदुओं के घर जला रहे थे, उनका मास मर्डर हो रहा था। क्या बीती होगी दोस्तों अमरकोट के हिंदुओं पर। इसका जिक्र इतिहास तक में नहीं मिलता, क्योंकि अमरकोट रॉयल फैमिली के लोग तो ये कहते हैं कि उनके पुरखों ने यहाँ कोई दंगा होने ही नहीं दिया। कहीं भी क्यों नहीं, क्योंकि रॉयल फैमिली को तो पाकिस्तान में जाकर कोई तकलीफ नहीं हुई।
उल्टा उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि मुस्लिम नवाब होने के बावजूद हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे रियासतें पाकिस्तान ज्वाइन नहीं कर पाई, लेकिन हिंदू राजा होने के बावजूद वो पाकिस्तान ज्वाइन करने में कामयाब हो गए। हालांकि पाकिस्तान को ज्वाइन करना राणा के लिए कितनी बड़ी भूल साबित हुई, चलिए इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों हुआ यूं कि 48.6 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 11,800 एकड़ में फैला अमरकोट जब पाकिस्तान में मर्ज हुआ तो उस वक्त वहां की आबादी में सिर्फ 25% मुस्लिम थे। इसीलिए शुरुआत में यहाँ हिंदुओं का दबदबा था। शुरू में अमरकोट के राणा अर्जुन सिंह भी पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे, जिन्होंने अपने बेटे चंद्र सिंह को भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करवाई थी। राणा चंद्र सिंह और जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो के बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो पक्के दोस्त थे। इन दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी, पॉलिटिक्स में भी ये साथ ही रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने राणा चंद्र सिंह के साथ मिलकर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई थी, जिसके टिकट पर जीतकर राणा पाकिस्तान के मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली रहे। वो पाकिस्तान सरकार में मिनिस्टर बने। 53 सालों तक वो एमएपी रहे। एक हिंदू के तौर पर ये उनकी बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन पर्दे के पीछे उन्हें कितना जलील होना पड़ता था ये किसी को नहीं पता था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि एक रिटायर्ड पाकिस्तानी ऑफिसर वसीम अल्ताफ ने खुलासा किया था कि जब भी कैबिनेट में सिक्योरिटी से जुड़ी ब्रीफिंग दी जाती तो उनको यानी राणा चंद्र सिंह को कैबिनेट से बाहर जाने के लिए कहा जाता था। माने भुट्टो और उनके सरकार को राणा पर भरोसा ही नहीं था और धीरे धीरे पार्टी में भी उनकी वैल्यू अब कम होने लगी थी। इसीलिए 1990 में राणा चंद्र सिंह ने पीपीपी छोड़ दी। उन्होंने पाकिस्तान हिंदू पार्टी नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसका सिंबल था भगवा झंडा और इस पर ओम और त्रिशूल बने थे। इस पार्टी के दम पर उन्होंने खुद को हिंदुओं का फेस बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुए तो वापस पीपीपी में चले गए। साल 2009 में 78 साल की एज में उनका देहांत हो गया, जिसके बाद उनके बेटे हमीर सिंह नए राणा बने। हमीर सिंह प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर और मंत्री रहे, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आज भी उनकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि भुट्टो फैमिली की है। वहीं बात करें प्रिवी पर्स की तो वो पाकिस्तान के रजवाड़ों को सालों पहले ही मिलना बंद हो गया था। दोस्तों आज भी ये सोडा राजपूत राजा अपने शादी ब्याह के लिए भारत आते हैं और अमरकोट के हिंदुओं के लिए इन राजाओं की ठीक उसी तरह कोई वैल्यू नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में दूसरे धर्मों की कोई वैल्यू नहीं है। अब वो कैसे? क्यों इन राजाओं के कारण अमरकोट के हिंदू दुखी हैं? कैसे इनके एक फैसले ने अमरकोट के लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया? इसे जानने से पहले हम जानते हैं अमरकोट से जुड़ी छोटी छोटी फोक टेल्स जो अमरकोट को इंडिया से कनेक्ट करती हैं। इनमें पहली कहानी आती है महेंद्र और मूमल की। महेंद्र और मूमल एक लव स्टोरी के दो कैरेक्टर हैं। कहते हैं कि मूमल एक प्रिंसेस थी जो बला की खूबसूरत थी। राजस्थान के जैसलमेर में लुदरवा सिटी के पास उसका महल था जिसका नाम था काक महल। कहते हैं कि मूमल इस महल में अपनी बहनों और दासियों के साथ रहती थी। यहाँ उसने कई सारे भूल भुलैया, पहेलियां और नकली तालाब बना रखे थे जो कि एक मिसकंसेप्शन था ताकि कोई भी मूमल तक पहुंच ना पाए। मूमल की शर्त यह थी कि जो भी इन सबको पार करके उस तक पहुंचेगा वही उसका पति होगा। एक दिन ऐसा हुआ भी और अमरकोट का महेंद्र शिकार करता करता लुदरवा जा पहुंचा। महेंद्र ने मूमल की खूबसूरती के खूब चर्चे सुने थे, इसीलिए मूमल को देखने वो हर भ्रम को पार करता गया और आखिरकार उस तक पहुंच ही गया। कहते हैं कि महेंद्र की बहादुरी से इंप्रेस होकर मूमल ने उससे शादी भी कर ली, लेकिन समस्या यह थी कि महेंद्र पहले से शादीशुदा था और उसकी 8 रानियां थीं। अब यहाँ पर इस स्टोरी को दो तरीके से सुनाया जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महेंद्र रानियों के डर से मूमल को अमरकोट नहीं ले जा सकता था। वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महेंद्र अमरकोट के राणा हमीर का मंत्री था और राणा को इसी बात से चिढ़ थी कि आखिर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उसके मंत्री को कैसे मिल सकती है। वजह चाहे जो हो, मूमल और महेंद्र का साथ रहना मुश्किल था, इसीलिए महेंद्र रात को एक ऊंट पर बैठकर अमरकोट से लुदरवा जाता और सूरज उगने से पहले चोरी छिपे वापस आ जाता। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते। महेंद्र का इश्क भी पकड़ा गया। राणा ने उसे जेल में डाल दिया और कई दिनों बाद जब रिहा किया तो वार्निंग दी कि वो मूमल से फिर नहीं मिलेगा। कहते हैं कि महीनों बीत गए, महेंद्र और मूमल मिल नहीं पाए। उसकी याद में मूमल उदास रहने लगी, जिसे देख उसकी बहन सुमल ने महेंद्र का भेष बनाया ताकि वो मूमल को खुश कर सके।
दोस्तों कहते हैं कि उस रात दोनों बहनें साथ ही सो गईं और इत्तेफाक से उसी रात महेंद्र नजरें चुराकर मूमल से मिलने पहुंचा। लेकिन वो मूमल की बहन सुमल को पहचान नहीं पाया और उसे लगा कि मूमल ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से के मारे वापस लौट आया और जब ये बात मूमल को पता चली तो वो महेंद्र को मनाने पहुंची। कहते हैं कि जब महेंद्र नहीं माना तो मूमल ने सुसाइड कर ली और जब इस बात का पता महेंद्र को चला तो वो भी मर गया। मूमल और महेंद्र के गीत आज भी राजस्थान में गाए जाते हैं। मूमल की खूबसूरती पर कई फोक सॉन्ग बने हैं। इनकी लव स्टोरी हम आपको पहले ही डिटेल में सुना चुके हैं। दोस्तों दूसरी स्टोरी आती है उमर मारवी की, जो शुरू होती है 14th सेंचुरी से। कहते हैं कि तब अमरकोट पर नवाब उमर सुमरो का राज था, इसीलिए उसे उमरकोट कहते थे। इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया में भी इस जगह का नाम उमरकोट ही लिखा है, वहीं अकबरनामा में इसे अमरकोट लिखा गया है। खैर, कहानी तो ये कहती है कि उमर सुमरो एक बार शिकार पर गया, जहां उसने मारवी को देखा और उसकी खूबसूरती देख वो दीवाना हो गया। उसने मारवी को अपनी रानी बनाना चाहा, लेकिन मारवी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मारवी के मना करने पर उमर ने उसे किडनैप कर लिया और कई दिनों तक अमरकोट के फोर्ट में उसे कैद करके रखा। कहते हैं कि वो बार बार शादी के लिए मारवी को मनाता रहा, लेकिन मारवी मानी ही नहीं। ऐसे में सुमरो को झुकना पड़ा। उसने मारवी को अपनी बहन बना लिया और उसे उसके गांव वापस पहुंचा दिया। मारवी की बहादुरी ने ही उसे इतिहास में ब्रेवरी का प्रतीक बना दिया, लेकिन असल में हिस्टोरियन मानते हैं कि ये कहानी सरासर झूठ है और इसे उमर सुमरो की इमेज को ठीक करने के लिए गढ़ा गया था। अमरकोट में एक जगह है टांडो अल्लायार। यहाँ रामसा पीर का मंदिर है। ये वही रामसा पीर है जिन्हें भारत में रामदेव जी महाराज के नाम से पूजा जाता है। कहते हैं कि रामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, जिनकी ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि उनकी परीक्षा लेने मक्का से 5 पीर आए थे। रामदेव जी ने पीरों का खूब वेलकम किया और उन्हें खाने पर इनवाइट किया, लेकिन पीरों ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो सिर्फ अपने बर्तन में ही खाना खाते हैं, जिन्हें वो मक्का भूल आए हैं। बाबा रामदेव जी समझ गए कि ये पीर उनकी परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखो आपके बर्तन आ रहे हैं। इतना कहते ही पीरों के बर्तन हवा में लहराते हुए उनके सामने आ गए और ये नजारा देख पीर दंग रह गए। उन्होंने रामदेव जी महाराज से कहा कि आज से आप पीरों के पीर कहे जाएंगे, जिसके बाद वो जीवन भर बाबा रामदेव की सेवा में लगे रहे। राजस्थान के रामदेवरा में रामदेव जी महाराज की समाधि के पास आज भी उन 5 पीरों की कब्र बनी है। वहीं अमरकोट के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रामसा पीर को बहुत मानते हैं। इसके अलावा यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है। वहीं राजस्थान के लोक देवता पाबूजी का ये ससुराल है। कहते हैं कि एक बार पाबूजी अमरकोट से होते हुए कहीं जा रहे थे, तब सोढ़ा प्रिंसेस फुलवंती ने उन्हें देखा। फुलवंती को पहली नजर में ही पाबूजी से प्यार हो गया और अमरकोट में दोनों की शादी तय हुई। लेकिन जिस दिन ये शादी हो रही थी, उसी वक्त गायों को बचाने के लिए पाबूजी को एक युद्ध लड़ना पड़ा। इस बैटल में वो शहीद हो गए और उनकी पत्नी यानी कि फुलवंती उन्हीं के साथ सती हो गई। राजस्थान में आज भी पाबूजी को लोक देवता के तौर पर पूजा जाता है, जिनकी कहानी में एक रोल अमरकोट का भी है। दोस्तों ये तो बात हुई अमरकोट और इंडिया के हिस्ट्री कनेक्शन की, लेकिन प्रेजेंट में अगर देखें तो अमरकोट के हिंदू आज काफी परेशान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूरा कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी का है। आर्मी ने ना तो यहाँ कोई डेवलपमेंट करवाया, ना ही हिंदुओं की सिक्योरिटी के लिए कुछ किया। हालांकि बरसों पहले ऐसा नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आजादी के वक्त यहाँ की मेजर पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, जिनमें ठाकुर सबसे हाई पोजीशन पर थे। अमरकोट के ठाकुर निचले तबके के हिंदुओं को एजुकेशन, खाना पीना और रोजगार देते थे, जिससे अमरकोट की इकोनॉमी का बैलेंस बना हुआ था। लेकिन 1965 में हुए इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद अमरकोट के हालात तेजी से बदलने लगे। पाकिस्तान के मुसलमानों ने गुस्सा निकालने के लिए हिंदुओं के घरों पर अटैक शुरू कर दिए, जिससे घबराकर वहां के ठाकुर और रिच क्लास लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गए। इनके जाने की वजह से अमरकोट में बचे हुए गरीब हिंदुओं के रोजगार छिन गए और उनके सामने रोजी रोटी की दिक्कत खड़ी हो गई। कहते हैं कि बचा कुचा काम खराब कर दिया बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ने। 1971 में हुए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद अमरकोट के हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुए। कहते हैं कि इस जंग से 5 महीने पहले इंडिया के 10 पैरा एसएफ की 2 टीम अल्फा और चार्ली ने पाकिस्तान के 80 किलोमीटर अंदर जाकर वहां मिलिट्री सप्लाई को तोड़ने के लिए छापे मारे थे और जंग खत्म होने तक भारत ने अमरकोट और सिंध के 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कैप्चर कर लिया था।
इस डिफीट से बौखलाए पाकिस्तान ने एक्स डेप्यूटी रेलवे मिनिस्टर लक्ष्मण सिंह सोढ़ा पर अपना गुस्सा निकाला और आरोप लगाए कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का साथ दिया है और वो भारत के लिए जासूसी करते हैं। कहते हैं कि 1971 की जंग में मिली हार के बाद पाकिस्तान में हालात इतने बुरे हो गए कि वहां रहने वाले राजपूत और चारण कम्युनिटी के लोगों को रातों रात अपने घर छोड़ने पड़े। यही वजह थी कि जिस अमरकोट में एक वक्त पर 75% हिंदू थे, उनका नंबर कम होकर महज 40% रह गया। आज अमरकोट के हिंदू गरीबी और डर के साए में जी रहे हैं। उनके पास ना अच्छी एजुकेशन है, ना ही पॉलिटिक्स में कोई रिजर्वेशन। पैसे की कमी की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाते और इसीलिए उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। ऊपर से क्रिश्चियन मिशनरीज इन हालातों का फायदा उठाती है और चंद रुपए देकर हिंदुओं का धर्म बदलवा देती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में आज 5% से भी कम हिंदू बचे हैं। अमरकोट के हिंदुओं के साथ एक समस्या ये भी है कि वहां रहने वाले सोढ़ा राजपूत आपस में शादी नहीं कर सकते। शादी करने के लिए उन्हें इंडिया आना पड़ता है। यहाँ पर वो कुछ वक्त रहते हैं और लड़का ढूंढकर अपनी बेटियों की शादी करवाते हैं। इस प्रोसेस में उन्हें कई दिन लगते हैं। कहते हैं कि पहले इन लोगों को लोकल ऑफिस से आसानी से वीजा एक्सटेंशन मिल जाता था, लेकिन 2017 में जब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बदले तो वीजा एक्सटेंशन का प्रोसेस भी बदल गया। अब लोकल ऑफिस से वीजा एक्सटेंशन मिलना बंद हो गया है और इसके लिए सीधा दिल्ली से परमिशन लेने का प्रोविजन बना दिया गया है। इससे पाकिस्तान के सोढ़ा राजपूत काफी परेशान हैं। आज भी अमरकोट के सोढ़ा राजपूत यहाँ तक कि वहाँ के राजा महाराजा भी भारत आकर ही शादी करते हैं। खुद राणा हमीर सिंह के बेटे करणी सिंह की शादी जयपुर के ठाकुर मान सिंह की बेटी पद्मिनी से हुई है। दोस्तों 29 फरवरी 2015 में जब ये शादी हुई तो बारात अमरकोट से इंडिया आई थी। तब तक आसानी से वीजा एक्सटेंशन मिल जाता था, लेकिन अब भारत ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए वीजा एक्सटेंशन का प्रोसेस बदल दिया है। दोस्तों अमरकोट के हिंदुओं की तकलीफ ये भी है कि वो जाए तो जाए कहां। भारत उनका देश है नहीं और पाकिस्तान उन्हें अपना नहीं मानता। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक राजा के एक गलत फैसले ने अमरकोट के हिंदुओं का हाल बेहाल कर दिया। दोस्तों अगर आज अमरकोट भारत में होता तो हमारे देश के बाकी हिस्सों की तरह ये डेवलप होता। यहाँ के हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी चैन से रह पाते, लेकिन राणा ने दोस्ती के चक्कर में इसे पाकिस्तान को दे दिया। उस पाकिस्तान को जिसने खुद अपने कायदे आजम तक की कद्र नहीं की। अपने पॉलिटिकल मंसूबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के नेताओं ने मोहम्मद अली जिन्ना को 2-2 बार दफनाया। जिन्ना खुद मानते थे कि पाकिस्तान बनाना उनकी भूल थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? उनके आखिरी दिन पाकिस्तान में कैसे बीते? क्यों उन्हें 2-2 बार दफनाया गया? इसकी कहानी भी हम आपके लिए लेकर आएंगे अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली स्टोरी कौन सी सुनना चाहते हैं। दोस्तों हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।